हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आप सभी जानते हैं सेकंड ग्रेड की भर्ती आ चुकी है और आज उसके फॉर्म फिल भी होने हैं 11 अप्रैल 2022। ठीक है, और आज बहुत अच्छा दिन भी है, सोमवार। भगवान शिव की कृपा आप पर रहेगी और फॉर्म फिल कीजिए बहुत आराम से। और अगर आपको वक्त लेना है 2 से 3 दिन या 1 हफ्ता, बिल्कुल लीजिए और पूरी जानकारी के साथ में अच्छे से फॉर्म भरिए, क्योंकि करेक्शन नहीं होना चाहिए। गलती हो गई तो बाद में आपको उसका मुआवजा देने के बाद में उसको सही करना होगा, तो गलती ना हो इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, एक्साइटेड मत होना और अच्छे से फॉर्म भरिए और अच्छे से पढ़ाई भी कीजिए। 2 बैलों की कथा, क्षितिज का पार्ट 1। ठीक है, लेसन 1 पर आ गए हैं हम। 2 बैलों की कथा बहुत खूबसूरत लेसन है, बहुत ही अच्छा लेसन है। इसको आप पढ़ेंगे, इनके कथन को आप ज़रूर 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 ध्यान में रखिएगा। 2 से 3 बार आप इसको सुनेंगे तो आपको वैसे भी ध्यान में हो जाएंगे। ठीक है, 2 बैलों की कथा। प्रेमचंद का जीवन परिचय हमने पढ़ ही लिया था कल, बहुत अच्छे तरीके से वन लाइनर फॉर्म में। और अगर अभी तक भी आपने वीडियोस नहीं देखी है ना, आप प्लीज़ वीडियो को पहले देखिएगा। परिचय पढ़ना बहुत ज़रूरी है लेखक का। ठीक है, लेखक का परिचय आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं मैं पाठ को पढ़ लूँ सिर्फ और सिर्फ, लेखक के परिचय को भूल जाऊँ, तो जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। परिचय को ध्यान में रखना पड़ेगा। उनके जो भी कहानी संग्रह, निबंध संग्रह, जो भी उपन्यास उन्होंने लिखे हैं, कब कब लिखे हैं, वो भी आपके ध्यान में होना ही चाहिए। प्रीवियस ईयर को देखिए, इसी चैनल पर मैंने प्रीवियस ईयर भी डाला हुआ है, प्लीज़ देखिए किस तरह का पेपर बना है, क्या स्टैंडर्ड है उसका। फिर आप अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। मेरी यहाँ पर पूरी कोशिश है कि मैं सेकंड ग्रेड का सिलेबस आपको पूरा का पूरा प्रोवाइड करवाऊँगी। ठीक है, कमर कस लीजिए और तैयार हो जाइए। देखिए, 2 बैलों की कथा पढ़ते हैं। बड़ा है, ठीक है, पाठ बड़ा है तो संयम रखिएगा। ये देखिए, जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। ठीक है, कहते हैं ना कि इस गधे से तो कुछ होगा नहीं, या ये तो बेवकूफ़ है गधा कहीं का। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे रखी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी ना दिखाई देगी। वैशाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख, हानि लाभ, किसी भी दशा में उसे बदलने नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा उसकी गधे के बारे में बताया गया है कि उसके सीधापन, ठीक है, उसके सीधापन को बताया गया है। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। आप सभी जानते हैं कि सीधापन, ज़्यादा सीधा होना भी जो है संसार के लिए, समाज के लिए ज़्यादा उपयुक्त नहीं होता, क्योंकि जो सीधे होते हैं, जो सीधे पेड़ होते हैं, कहा जाता है ना, जो सीधे पेड़ होते हैं, आपने सुना ही होगा, जो सीधे पेड़ होते हैं वो सबसे पहले जल्दी काटे जाते हैं क्योंकि वो उपयोगी होंगे, और जो टेढ़े मेढ़े होते हैं उनसे ना कुछ बनेगा तो वो जल्दी काटे भी नहीं जाते हैं। सुना ही होगा आपने। ठीक है, देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुसमय के लिए बचा कर रखते हैं। कुसमय यानी कि बुरा समय। जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते। 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाते। समझ रहे हैं आप, क्योंकि वो सीधे हैं इसलिए वो कैसे कहला रहे हैं, बेकार कहला रहे हैं। अगर ईंट का जवाब पत्थर से देते तो वो भी सभ्य कहलाते।
जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गणने यानी गिनने योग्य बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। कौन है? बैल। आपने देखा ये कितनी मेहनत करते हैं ना, बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। बछिया के ताऊ मतलब क्या? बैल है यहाँ पर, ठीक है। बछिया के ताऊ मतलब यहाँ पर बैल है, याद रखना। इसी तरह के प्रश्न बनेंगे कि बछिया का ताऊ क्या है, ये सब, है ना। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा मोती। याद रखिएगा, हीरा मोती किसके बैल हैं? तो झूरी के, ठीक है। उन दोनों के नाम क्या है? हीरा और मोती। याद रखिएगा, आगे तक याद रखना है आपको। दोनों पछाई जाति के थे। कौन सी जाति हो गई भाई? पछाई जाति। अब पूछा जा सकता है बैलों की जाति क्या थी? तो पछाई जाति। देखने में सुंदर, काम में चौकस, ढील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा यानी कि बिना बोले, है ना, मूक भाषा यानी कि बिना बोले, मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। ठीक है, उनमें कोई ना कोई ऐसी शक्ति है या शक्ति जानवरों में होती है कि वो आपस में विचार विनिमय कर लेते हैं मूक भाषा में, जिसको आम इंसान क्या कोई भी मनुष्य नहीं जान पाता है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते नहीं, यानी कि अलगाव या बिछड़ने के नाते नहीं, केवल विनोद के भाव से, केवल विनोद प्रेम के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही ढोल धप्पा होने लगता है। ठीक है, क्या होता है कि दोस्तों में जब दोस्त मिलते हैं तो क्या पीठ पर हाथ वाथ मारना और इस तरह से, तो इनमें भी प्रेम के भाव दिख रहा था। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। ठीक है, कहानी को सुन रहे हो, अब समझ रहे हो कि दोनों में प्रेम कितना है फिर, है ना। वो एक चाहता है, अगर दोनों के गर्दन पर अगर बोझ है ना, तो वो ये चाहेगा कि मेरे ऊपर ज़्यादा रख दो, मेरे दोस्त के ऊपर ज़्यादा मत रखो, ठीक है, मुझे दे दो जितना बोझ देना है। और शाम होते होते वो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान को मिटा लिया करते थे। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते। नांद वो ऐसा कुछ बड़ा सा वो होता है रखने की, जिसमें घास फूस जो भरते हैं वो लोग, भूसा वगैरह। साथ नांद में मुंह डालते, मतलब उनका जो चारा वगैरह होता है ना वो होता है उसमें। साथ ही बैठते थे, एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। मतलब दोस्ती देख रहे हो आप कितनी गहरी है। एक्चुअल में यही तो होती है दोस्ती। संयोग की बात, झूरी ने, अब झूरी क्या है बताइए आप, झूरी क्या है थोड़ा सा और सोचिए, है ना, मैं नहीं बता रही अभी। झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। देखो पूछा जा सकता है गोई क्या होता है, तो गोई होता है बैलों की जोड़ी। बैलों की जोड़ी या बैलों का जोड़ा, है ना। दोनों बैल अगर मिल जाएंगे तो जोड़ा हो गया, पेयर हो गया। तो झूरी यहाँ पर इनका मालिक है हीरा और मोती का, मैं बता देती हूँ आपको। और गोई को ससुराल भेज देता है। गोई अर्थात कि भाई दो बैलों का जो जोड़ा है वो, तो उनको कहाँ भेज देता है? अपने ससुराल भेज देता है। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेज रहे हैं, समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा, कौन जाने,
पर झूरी के साले, अब देखिए प्रश्न, झूरी का साला है एक गया, झूरी का साला है गया, याद रखना झूरी के साले का नाम क्या है, गया। गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया, पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता तो काम और ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी, चाकरी मतलब होता है ना जैसे काम करना, नौकरी चाकरी कहते हैं, चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया? संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे, दिन भर के भूखे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा, कनखी मतलब कि तिरछी नज़र से या टेढ़ी नज़र से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान ना हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति यानी कि डबल एनर्जी, दुगनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा, झूरी आप समझ रहे हैं ना, मालिक है इनका। तो दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं, दोनों की गर्दनों में आधा आधा गर्राव लटक रहा है यानी कि रस्सी लटक रही है, ठीक है। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है, यानी कि विद्रोह के साथ गुस्सा भी है और प्यार भी है, विद्रोह के साथ स्नेह झलक रहा है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। प्रेमालिंगन यानी कि प्रेम से गले लगाना, आलिंगन गले लगाना, ठीक है, प्रेमालिंगन, ओके। चुंबन यानी कि चूमना, ये दृश्य जो था बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी, ठीक है। तो उनके लिए क्या लिया आया? खाने का सामान लेकर आया दोनों के लिए। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। उस जन्म मतलब कि पिछले जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का कोई भी साहस ना हुआ, है ना। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। क्यों भाई, क्यों जल उठी? कारण यह है कि झूरी ने अपने ससुराल यानी कि अपनी पत्नी के पीहर में उनको भेजा था और ये तो वापस लौट आए। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहाँ काम ना किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों, देखो अब प्रश्न कैसे बनेगा कि भाई ये वाला कथन दे दिया कि कैसे नमक हराम है कि एक दिन में काम ना मिला तो भाग खड़े हुए, तो ये कथन किसने कहा है? तो ये कहा है झूरी की स्त्री ने। किसने कहा है ये कथन? झूरी की स्त्री ने। इसलिए हर एक वाक्य को पढ़ना, हर एक कथन को पढ़ना है बहुत ज़रूरी। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप ना सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना ना दिया होता तो क्या करते? नमक हराम क्यों है? चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, अब झूरी मजे ले रहा, अब झूरी चिढ़ा रहा है, अरे चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिड़ी, भागे इसलिए कि वे लोग
तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ठीक है, जितना खिलाया उतना पसीना भी निकालते हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए और चाहे मरे। वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दिया गया कि बैलों को खाली सूखा भूसा, ठीक है, कैसा सूखा भूसा दिया जाए। अच्छा, अब देखो, बैलों ने नांद में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस, क्या खाएं। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे, मालकिन मुझे मार ही डालेगी। अब देखो, झूरी कह रहा है उससे मजूर से, ठीक है, किससे कहा, मजूर से। ये वाला याद रखना, मजूर से कहा था। मजूर का कथन है मालकिन मुझे मार ही डालेगी, मजूर का कथन है। किसका कथन है, मजूर का, याद रखना। चुराकर डाला, अब ये चुराकर डाला, अब ये किसका कथन है, ये है झूरी का। किसका कथन है, झूरी का कथन है, याद रखना प्लीज। ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी हो कहोगे। चलो देखो, दूसरे अंक पर आ गए हैं। टोटल इसमें 5 अंक है, प्लीज संयम बनाए रखें। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया। क्या नाम है झूरी के साले का, देखो उसका नाम है गया। बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। देखो, हीरा इसमें ज़्यादा क्या है, सहनशील है। उसमें सहनशीलता ज़्यादा है, मोती में उतनी ज़्यादा नहीं है। मोती भड़काऊ किस्म का है, ठीक है, और ये हीरा जो है वो बहुत शांत दिमाग का है। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मज़ा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चुनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी ना छूता था। उसकी टिक टिक टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। ठीक है, मतलब कि ऐसे टिटकार जो होती है ना वो निकालता था अगर झूरी, तो ये दोनों झूमने लग जाते थे। तो कभी झूरी ने उसको फूलों की जो डंडी होती है ना उससे भी कभी नहीं मारा था। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नांद की तरफ आंखें तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव ना उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव ना उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए। हीरा, देखो आप फिर बता देती हूँ, सहनशील है, और जबकि मोती नहीं है। अच्छा, तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया, क्योंकि वो इसका मित्र है। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो कई पकड़ाई में ना आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। हीरा क्या बोल रहा है, हीरा का कथन है भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। तो ये मोती का ही है। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है। दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा में मैं भी। लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। ठीक है, नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। ठीक है, तो हीरा क्या कह रहा है, हमारी जाति का ये धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। अब मोती का कोई बस तो चला नहीं, वो अपना दिल में ऐंठ कर रह गया और पहुंचा। अब गया आ गया और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट ना की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। ठीक है, उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही
टाल जाना ही मसलहत, मतलब कि अगर हमने मारा तो ये पलटकर हमें मारेंगे, तो उन्होंने सोचा कि अभी ऐसा चीज़ ना किया जाए। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की दो रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो शांत क्या होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। मतलब भूख शांत नहीं हुई, लेकिन दिल में ठंडक मिल गई थी। यहाँ भी इसी सज्जन का वास है, किसी सज्जन का वास है। उसने ये सोचा यहाँ पर शायद कोई सज्जन रहता है। लड़की भैरव की थी। प्रश्न आ जाएगा, लड़की जो थी वो किसकी थी, तो भैरव की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन दोनों बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई। ये देखो, भैरव की लड़की है, ये दो बैल हैं, इसको रोटी देने आई है वो। अच्छा, दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें दो रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दो दो गाल सूखा भूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते थे। मतलब सूखा भूसा खा रहे हैं, दो दो रोटी, एक एक रोटियां खा रहे हैं, उसके बावजूद भी वो उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उनको प्रेम मिल रहा था। मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा पड़ा था। मतलब प्रेम तो मिल रहा था, लेकिन गुस्से में भी थे बहुत ज़्यादा। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा। किसने बोला? मोती ने बोला। अब देखो इनका संवाद। क्या करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? किसका संवाद है ये? हीरा का संवाद है। एकाध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा। कौन कहता है? मोती। लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है, उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ ना हो जाएगी तो मालकिन को ना फेंक दूं? वही तो उस लड़की को मारती है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो। ये कौन कहता है? हीरा बोल रहा है। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, तुड़ाकर भाग चले? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। भाई ये कथन है मोती का। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर रस्सी मोटी मुंह में ना आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला, वह लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाने और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे तुम्हें। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। भाई नाकों में नाथ डाल दिया जाए, मतलब कि वो कहीं भागेंगे नहीं, और मजबूती से बांधो इनको। उसने गराव खोल दिए, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला। गया कौन है? गया जो लेकर आया ना, वो है। तो क्या बोला कि ना, हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने लगा। ठीक है, झूरी का साला है ये, है ना। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया। फिर गांव के कुछ लोग आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए। यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यह पता न था। मतलब कि जहाँ से वो लोग आए थे वो रास्ता भी भूल चुके थे, क्योंकि उनका पूरा ध्यान था कि भागो भागो, वो कहाँ भाग रहे हैं उनको नहीं समझ में आ रहा था। नए नए गाँव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। तुम भी बेतहाशा भागे, वही उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े। यह कथन है हीरा का। ठीक है, अगर बुक आपके पास है ना तो लिखते जाओ, ये हीरा का कथन है।
दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रहकर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया। मोती ने क्या किया? हीरा को, भाई मोती थोड़ा सा भड़कीला टाइप का है और जो हीरा है वो बिल्कुल शांत है। यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा, फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। मोती ने देखा ऐसा ना हो कि झगड़ा हम दोनों में हो जाए, तो वो साइड में हट गया। देखो तीसरे अंक पर हम आ चुके हैं। अरे यह क्या, कोई सांड डौंकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन ना भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है, कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ हूँ, आरजू विनती ना सुनेगा, भाग क्यों ना चले। भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो, बंदा तो 9-2-11 होता है। तो वो ये क्या बोल रहा है मोती कि तुम तो यहीं मरो, हम तो 9-2-11 हो रहे हैं, यानी कि भाग जाना। 9-2-11 होता है, बंदा तो 9-2-11 होता है। और जो दौड़े और जो दौड़ाए, तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेदता हूँ, तुम पीछे से रगेदो, दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी और झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपटे। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा ना था, वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर ना देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग जो है भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुबा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए, यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। बैरी दुश्मन है, ठीक है। अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो। पहले कुछ खा ले तो सोचें, भाई कुछ खा पी ले तभी तो दिमाग चलेगा ना, कैसे सोचें। सामने मटर का खेत था, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक ना सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास यानी कि घास खाए ही थे, 2 आदमी लाठियां लिए दौड़े पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसने खुर कीचड़ में धंसने लगे, ना भाग सका। पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों ही फंसेंगे। अब घर वालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हौस क्या है? जहाँ पर मवेशियों को रखा जाता है उसे कहते हैं कांजी हौस, है ना। दोनों मित्रों को जीवन में पहले, अब देखो चौथे अंक पर आ चुके हैं हम, बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट भी हो जाएगा। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी ना मिला। समझ ही में ना आता यह कैसा स्वामी है, इससे तो गया फिर भी अच्छा था। मतलब कह रहा है कि पता नहीं ये कैसा है, इससे तो गया ही अच्छा था, कम से कम रूखा सूखा कुछ तो देता था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा ना था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे।
कई तो इतने कमज़ोर थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता न था। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। रात को भी जब कुछ भोजन ना मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती ने बोला, अब तो नहीं रहा जाता, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए उसे जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल जाते हैं। इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ते हैं। हीरा बोलता है, आओ दीवार तोड़ते हैं। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। मोती क्या कह रहा है, मुझसे अब कुछ नहीं हो सकता। बस इसी बूते पर अकड़ते थे। सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपनी नुकीली सींगे दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। फिर तो क्या, फिर तो उसका साहस बढ़ा। इसने दौड़ दौड़कर दीवार पर चोटें की, हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय कांजी हौस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उज्जड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला। अपने बूते भर जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाए। जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं। यूँ भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद गई तो कितनी जानें बच जाएगी। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यहाँ पर रहे तो सब मर जाएंगे। हाँ, यह बात तो है। अच्छा तो लो, तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत पड़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसे दूनी शक्ति यानी कि दुगनी शक्ति लगाई तो दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार और गिर गई। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकली, फिर बकरियाँ, देखो तीनों घोड़ियाँ, फिर बकरियाँ और फिर भैंसें खिसक गई। पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे, क्योंकि वो तो गधे हैं ना, इसलिए। बाकी सब तो निकल गए लेकिन गधे खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्योंकि वो गधे हैं। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? तो एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़े लिए गए तो, मतलब अगर दोबारा पकड़ ली जाए तो क्या हर्ज है? अभी तो भागने का अवसर है। हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। गधे बोल रहे हैं, हम नहीं जाएंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या ना भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों से आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो क्या मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? देख रहे हो दोस्ती? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा है उसके लिए अगर मुझे मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वो सब मुझे आशीर्वाद दे देंगे। ठीक है। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों ने कैसी खलबली मच गई, इसके लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया गया। समझ गए थे कि मोती की वजह से ही सारे जो मवेशी हैं, सारे जो जानवर हैं, वो निकल निकल के भाग गए हैं। चलिए 5वां अंक आ चुका है। संयम आप बनाए रखें, ख़त्म होने वाला है। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला।
हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक नहीं जाता था। ठट्ठरियाँ निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वह 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आ आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चल जाते। ऐसे मृतक बैलों को कौन खरीदार होता। सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों के कूल्हों में उंगली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा, मतलब थोड़ी डरी डरी आंखें हैं कि अब क्या होगा, और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों न दया आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया, अब क्यों नहीं बचाएंगे। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी काम में तो आ ही जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी। बेचारे पांव तक ना उठा सकते, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि दोनों भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित राह है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। यह जान लो, अपना ही हार आ गया। इस कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है। मैं तो अब घर भागता हूँ, यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे ना जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपना थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी के हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो। चुपके से चले जाओ। मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का कोई अख्तियार नहीं है। जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल छल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजयी शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते हैं और हंसते थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार ना बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे ना छोड़ता।
अब ना आएगा, आएगा तो दूर ही से खबर लूँगा, देखूं कैसे ले जाता है, जो गोली मरवा दे। मर जाऊँगा पर उसके काम तो ना आऊँगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। ज़रा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता है। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। यहाँ पर हमारी ये ख़त्म होती है कथा। तो इस तरह की बात है। थोड़े से शब्द भंडार भी देख लो, शब्द संपदा, ये शब्दार्थ पूछे जा सकते हैं। इसलिए निरापद क्या है? निरापद मतलब है सुरक्षित। क्या मतलब हुआ निरापद का? सुरक्षित। सहिष्णुता, सहनशीलता। पच्छाई यानी पालतू पशुओं की एक नस्ल होती है ना, पच्छाई नस्ल। गोई यानी कि जोड़ी जिसको मैंने बोला था, जैसे बैलों की जोड़ी। कुलेल यानी कि क्रीड़ा, खेलना, ठीक है। विषाद यानी उदासी, पराकाष्ठा, अंतिम सीमा। गण्य यानी कि गणनीय या सम्मानित। विग्रह अलगाव, अलग होना। या पगहिया पशु बांधने की रस्सी। हाँ। गराव फूंदेदार रस्सी जो बैल आदि के गले में पहनाई जाती है। प्रतिवाद विरोध। टिटकार मुंह से निकलने वाला टिक टिक का शब्द, ठीक है। मसलहत यानी कि हितकर। रगेदना यानी खदेड़ना। मल्लयुद्ध कुश्ती। साबिका वास्ता या सरोकार। कांजी होस मवेशी खाना कहते हैं कांजी होस को। वह बाड़ा जिसमें दूसरे का खेत आदि खाने वाला या लावारिस चौपाए बंद किए जाते हैं और कुछ दंड लेकर छोड़े या नीलाम किए जाते हैं। रेवड़ यानी पशुओं का झुंड। उन्मद यानी मतवाला। थान पशुओं के बांधे जाने की जगह। उत्साह यानी उत्सव या आनंद। चलिए, आज ये बड़ी थी, ये जो 2 बैलों की कथा है ये बहुत बड़ी थी, 5 अंकों में विभाजित थी, तो इसलिए समय इसमें बहुत अधिक लग गया है, लेकिन समाप्त हो गई है, ये खुशी की बात है। कल हम आएंगे एक अलग से चैप्टर के साथ में, ठीक है। कल एक नया चैप्टर लेकर आएंगे लहसा की ओर, जो कि राहुल सांकृत्यायन का है। चलिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, इसी तरह से मेहनत कीजिए और मेहनत रंग भी लाएगी। शिक्षण विद्या मैं इसी चैनल पे पूरी करवा चुकी हूँ, व्याकरण पूरी हो चुकी है, तो काफ़ी पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। सभी लोग अपना अपना ध्यान रखिएगा। चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।